नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। हम यहाँ पर कच्छ में हैं और कच्छ की जो पूरी जीवादोरी जो कि लाइफ़लाइन कही जाती है, वह नर्मदा नदी की कैनाल है और नर्मदा का पानी है। जो कच्छ है वो ड्राउट एरिया है। अतीत में हम देखें तो कई साल यहाँ पर अकाल पड़े हुए थे, जिसके कारण जहाँ जब जो भी सरकारें थी उन्होंने यहाँ के पानी का प्रश्न को बहुत अहम समझा। जो नर्मदा नदी है उसका पानी कच्छ में पाइपलाइन के माध्यम से भी आता है और कैनाल के माध्यम से भी आता है। और यह जो पूरी योजना है वो योजना के बारे में हमें बात करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति लगे वो महेश भाई ठक्कर, जो कि एमएलए रह चुके हैं गुजरात में कच्छ से। उनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं था हमारे पास बात करने के लिए। महेश भाई, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। नमस्कार। महेश भाई, हम हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि यह पूरी योजना थी नर्मदा योजना, वो क्या पूरी योजना बनाई गई थी? नर्मदा योजना वैसे तो बिफोर इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था कि नर्मदा का पानी रोकना चाहिए और सबको देना चाहिए। लेकिन आज़ादी आने के बाद डॉक्टर एएन खोसला और डॉक्टर केएल राव, ये दोनों निष्णात इंजीनियर थे, उन लोगों ने सब किया और भरूच में भरूच योजना करके 210 फुट हाइट की योजना का भूमि पूजन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, जो कि खोसला कमीशन भी बना था शायद। वो पीछे बना। अच्छा जी। लेकिन जो वो जवाहरलाल जी ने जब भूमि पूजन कर लिया जी, तब खोसला जी और डॉक्टर केएल राव, वो दोनों ने कहा कि यहाँ डैम बनाने की जगह अगर आगे 500 फुट हाइट का डैम नवागाम बन जाए तो कच्छ तक पानी जाएगा और ग्रेविटी से पानी जा सकता है। इसलिए वो पीछे भूमि पूजन हो गया लेकिन काम नहीं किया। पीछे इसमें तो बहुत बातें चली। उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने ऑब्जेक्शंस लिया, महाराष्ट्र ने लिया। महाराष्ट्र में तो खास करके नर्मदा जाती भी नहीं थी, वो कुछ 1.5% से ज़्यादा। फिर भी उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया और वो बात चलते एक तबक्का ऐसा भी आया जब ऐसा बना कि अभी ट्रिब्यूनल बना दो, और ट्रिब्यूनल बनी। ट्रिब्यूनल के पास कच्छ में पानी मिले तो क्या हो जाए, इसलिए बनी के अंदर उसका पायलट प्रोजेक्ट बनाने में लगा कि बनी की ज़मीन ऐसी है, इसको अगर पानी मिल जाए तो ये बैरन ज़मीन नहीं है, सॉल्टी ज़मीन नहीं है, एक्चुअली फर्टाइल लैंड है। वो पुरवार करने के लिए नर्मदा डैम, रुद्रमाता डैम में से पानी लेके पायलट प्रोजेक्ट बनाया और वो पायलट प्रोजेक्ट ऐसा बना कि जिसमें गेहूं बनने लगा और अच्छी जगह है, अच्छी इसमें पानी मिल सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स ने भी बोला। पीछे जब ऐसा पोजीशन आया तो ऐसा रिपोर्ट तो यही मिला कि कच्छ को पानी दो तो कच्छ की जमीन में तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, फसलें हो सकती है, बहुत ही बढ़िया फसलें हो सकती हैं। ट्रिब्यूनल का जब चुकादा आया तब उस टाइम में जो सरकार थी, लास्ट टाइम जो उसका सबमिशन चल रहा था, तो उस टाइम जो भी सबमिशन में उसका जो फॉल्ट हो गया हो, अगर तो इंटेंशनल हो गया हो, आई डोंट नो, मालूम नहीं, लेकिन इतना है कि नर्मदा के पानी बनी को देने की मना बोल दी ट्रिब्यूनल ने, रण को देने की मना बोल दी। और ऐसा हुआ कि अभी तो पानी कच्छ को तो मिनिमम वाटर मिलने की बात थी, जस्ट वाटर मिले, ऐसी बात है, मतलब नाम का पानी ही मिले। उस टाइम मैं धारा सभ्य था, ट्रिब्यूनल का चुकादा जब आया तो मैं धारा सभ्य था जी। और असेंबली में मैंने उसी टाइम बोला कि ये गलत बात है कि ट्रिब्यूनल ने लिख दिया है कि इसके हम लोग को कन्विंस है कि यहाँ पानी मिले तो गेहूं हो सकता है और ज़मीन अच्छी है, पानी मिलेगा तो इधर पाक होगा, लेकिन उसका जो पैरामीटर्स देना चाहिए वो पैरामीटर्स गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हमको दिया नहीं है, इसलिए हम लोग डिनाई कर रहे हैं। दैट मीन्स के लैंड में कोई फॉल्ट नहीं था, ये कागजी कानाफूसी में ही कुछ न कुछ अधूरा या तो रह गई या रख दी गई जी। मैं तो इतना ऑनेस्टली मानता हूँ कि पीछे जो भी अलाइनमेंट थी वो
बेस लाइन कच्छ को बनाई गई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वॉर में पहला, राजाशाही में वॉर में पहले क्या है, वो दरवाजा तोड़ने के लिए हाथी को आगे रखता था और दरवाजा टूट जाए तो सबको रास्ता मिल जाता था। तो हम लोग ऐसा ही बना के ऊंट को आगे रख दिया। हाँ, दैट मीन्स के दर्शक मित्रों, कच्छ को आगे रख के ही ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया, लेकिन कच्छ को अंत में मिला क्या, तो सुई की नोक। महेश भाई, एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ट्रिब्यूनल में जब केस गया, हमें ऐसी जानकारी मिल रही कि जो गुजरात का 11% जो हिस्सा होता था नर्मदा का, कच्छ के अकाल दिखा कर वो ट्रिब्यूनल में 35% गुजरात सरकार ला पाई। उस मुद्दे पे आप अगर रोशनी डाल पाएं तो हमारे दर्शकों को जानकारी मिले। ट्रिब्यूनल के चुकादे के बाद ट्रिब्यूनल ने बोला कि इसमें कुछ भी ऐसा है कि भाई आपको कुछ ऑब्जेक्शन लेना है, क्लैरिफिकेशन मांगना है, तो 3 महीने में मांग सकते हो। जी, राइट। तो गुजरात सरकार ने एक कमेटी बनाई, कच्छ का कोई आदमी इसमें नहीं रखा। अच्छा। नहीं, सौराष्ट्र में थे उस टाइम केशुभाई पटेल मिनिस्टर थे। और जो उसका जो क्लैरिफिकेशन के लिए कमेटी बनाई, इसमें कच्छ का एक भी एमएल, मैं तो एक्टिव था। जी, आप नर्मदा शुरू हुई तब से उस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने बोला उसको कि मुझे इसमें रखो ना। मतलब ये माना जाए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, प्रश्न कच्छ का था और कच्छ का एक भी व्यक्ति नहीं। और उधर से ही वो मैंने तो क्या किया कि दूसरे जो लोग कमेटी में थे उन लोगों को बोला कि भाई गुजरात को 9 मिलियन एकड़ फुट पानी, 9 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलता है, तो गुजरात अपने एरिया में किस एरिया में कितना पानी देने का है वो डिसीजन पावर उसको दे दो। वो केशुभाई मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन ये छबील भाई, जयराम भाई वगैरह थे जो मेरी बात को मानते थे। उन लोगों ने ऐसा लिखा कि भाई हमको जो पानी मिल रहा है वो हमारे स्टेट में कहाँ कितना देने का है वो हम डिसाइड करेंगे। और ट्रिब्यूनल ने ये ओके किया। इसका मतलब कच्छ का प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं रह पाया। इसलिए हम कोई बात कर नहीं पाते थे। केशुभाई इससे नहीं थे। पीछे जो लाइन जब उसकी जो अलाइनमेंट शुरू हुई जी, मुझे ट्रिब्यूनल असेंबली में जवाब भी केशुभाई ने बहुत रफ जवाब दिए थे, सब परफेक्ट जवाब नहीं देते थे। मैंने सोचते हैं जो सोचेंगे, ट्रिब्यूनल बोलेंगी तो सोचेंगे, ऐसा जवाब दे मतलब टाल मटोल ही चलता रहा। ना, टाल मटोल ही चलता रहा। पीछे जब अलाइनमेंट का बात आया तो फुल फ्लेज वापिस आ गए थे केशुभाई, और फिर वो इरिगेशन तो इसके पास ही रहता था, अंडर में था। तो उन लोगों ने क्या किया कि अलाइनमेंट जो कच्छ के लिए ड्रॉ थी, आडेसर से पानी की लाइन ड्रॉ हुई थी, जो ग्रेविटी थी आने वाली थी, उसको लाइन का एडजस्टमेंट चेंज करके सौराष्ट्र में ले गए। उसमें ट्रिब्यूनल में क्या था कि सौराष्ट्र का 3 डिस्ट्रिक्ट था वो इन्वॉल्व था। वो भी ड्राउट एरिया था उसमें। तीन डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व नहीं था। और ट्रिब्यूनल ने लिख दिया था कि भाई जो एरिया इसमें इन्वॉल्व है उसको पानी दो, और जिसको कम मिला है उसको पूरा दो, दूसरे को नहीं। लेकिन इधर केशुभाई ने क्या किया कि अमरेली, जामनगर और जूनागढ़ जो 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें कहीं इन्वॉल्व ही नहीं था, उसको पानी देने के लिए लाइन बदली। जो लाइन बदली उसके बिकॉज ऑफ दैट रीजन कच्छ को पानी ग्रेविटी से नहीं मिला। हाँ, मतलब यही माना जाए कि वो 3 डिस्ट्रिक्ट ऐड करने के लिए कच्छ का पानी कम किया गया। दर्शक मित्रों, एक चीज़ आपको और भी मैं बताना चाहूँगा कि कच्छ जो कि डिस्ट्रिक्ट है वो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और गुजरात की जो लैंड है शायद 31 से 32% कच्छ आता है। इसका मतलब यह है कि कच्छ बहुत बड़ा एरिया है। समझ सकते हैं, शायद जनसंख्या कम हो लेकिन लैंड बहुत ज़्यादा है, और खेती लैंड पे ही होगी, जनसंख्या के आधार पर नहीं होगी। महेश भाई, यह जो कच्छ की लैंड है, अगर उसको पानी मिल पाए, क्योंकि इतिहास आपको भी पता है, सिंधु नदी भी यहाँ आती थी, तो क्या बढ़िया खेती हो सकती है यहाँ पर? बिल्कुल बढ़िया खेती हो सकती। देखो आपको आज मैं बताता हूँ कि कच्छ में ग्रेप्स भी होने लगी है। कच्छ में ये चाइनीज जो आता है ड्रैगन फ्रूट वो भी होता है। कच्छ में क्या फ्रूट नहीं होता है वो बोलो। अभी फिलहाल एप्पल भी हुआ। अभी एप्पल भी हुआ।
तो कच्छ की जमीन तो फर्टाइल लैंड है, अच्छे से अच्छी से लैंड है, उसको पानी मिल जाए तो सब मिल जाए। और मैं आज भी मानता हूँ कच्छ में औद्योगिकरण बढ़ाने की जगह एग्रीकल्चर को ही बढ़ाना चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए ये कच्छ बेस्ट एरिया है, क्लाइमेटिकली बहुत एरिया अच्छा है, सब फ्रूट हो सकता है। कच्छ में यह भी है कि जो 3 सीजन है उसमें 3 फसल भी ले सकते हैं। तो महेश भाई क्या समझा जाए, क्या ये माना जाए कि कच्छ है वो गुजरात के लिए प्रायोरिटी में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। मैंने अभी भी आर्टिकल लिखा था जी, कच्छ में, दैनिक पेपर में अभी भी लिखा था कि मैं हमको अलग राज्य दे दो ना भाई। आज शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ भी जब मांगो गुजरात के पास तो नहीं है। शिक्षक मिलेगा तो शिक्षक को अपॉइंटमेंट मिलते ही उसको ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर 5 साल के बाद वो चला जाता है, हर साल वही समस्या हर साल वही समस्या है। तो वो कच्छ, मैंने बोला कच्छ को अलग स्टेट अभी भी दे दो। मैंने अभी लिखा नरेंद्र मोदी को, आपने कच्छ के लिए बहुत किया है, ऐसा आपका दावा है, हम मानते हैं जी, धन्यवाद, वी आर ऑब्लाइज, धन्यवाद, लेकिन अभी हमको कच्छ अलग दे दो। गुजरात में हमारी बात कोई सुनता नहीं है, और हमको कच्छ मिलेगा तो हम सब हमारा जो डिसीजन लेना है हम खुद ले लेंगे। और जब स्टेट था तब डिसीजन इधर लेते ही थे ना। जी जी जी। आपको दर्शक मित्रों एक चीज और भी बता दें कि गुजरात राज्य अलग हुआ, उससे पहले कच्छ था, वो केंद्र शासित सी स्टेट था, और तब कच्छ का पूरा कारोबार यहीं से चलता था। एमएलए साहब ने भी यह बढ़िया सी बात बताई कि अगर गुजरात सरकार सुनती ही नहीं है तो अंत में लोगों के पास क्या रास्ता रह जाता है। आंदोलन गुजरात में होते नहीं है, होते हैं वो दबा दिए जाते हैं, और दबाने के बाद भी अगर आंदोलन होते हैं तो वो कहीं हाइप नहीं होता। एक अच्छी बात पूर्व में भी संसद में कही गई है, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। महेश भाई, यही माना जाए कि कच्छ में ऐसे बड़े आंदोलन नहीं हुए, उसके कारण गुजरात सरकार कच्छ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल, गुजरात सरकार का गुजरात है वो कच्छ को लायबिलिटी समझती है। मेरे हिसाब से तो एसेट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट होती है, शायद ये हमारे पास परफेक्ट आंकड़े नहीं है, कुछ साल पहलों के हो सकते हैं, 12.5% जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो कच्छ से होती है। उसके सामने कुछ 2.5 या 3% ही कच्छ के ऊपर खर्च होता है। तो ये भी थोड़े आंकड़े चौंकाने वाले हैं महेश भाई। तो ये तो खुले खुले तौर पर अन्याय ही हुआ, अन्याय होता है। इसलिए ही मैंने अभी भी बोला है, प्राइम मिनिस्टर को खुला लेटर लिखा है कि हमको कच्छ अलग दे दो ना, हम लोग हमारा मैनेज कर लेंगे। क्योंकि गुजरात को ऐसे लगता है कि कच्छ को कितना देना, कच्छ को आप देते नहीं है, हम लेते हैं। बेंटोनाइट, चाइना क्ले, बॉक्साइट, खनिज संपदा कच्छ में बहुत ही खनिज संपदा है, और सारी की सारी खनिज संपदा अभी चोरी हो रही है। अगर स्टेट प्रॉपर बन गया, हम आपको महेश भाई आपसे एक बात भी शेयर करना चाहेंगे। नीमाबेन जब नरेंद्र मोदी के पास जाती थी तो ऐसा भी हमें सुनने आया कि उनको हड़का दिया गया कि अब कुछ मांगने आई है तो मत मांगिएगा। यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि अगर जो तो बाबूभाई बाबूभाई शाह एक दफे उसके पास गए कुछ मांगने के लिए, तो नरेंद्र भाई ने जवाब ऐसा दिया कि आप लोग कच्छ वाला आए तो हमको समझ जाना कि भीख मांगने के लिए ही आए होंगे। ऐसा जवाब बाबू भाई को दिया था। उसकी अगेंस्ट में मैंने लेटर लिखा था कि सर वी आर नेवर बेगर, देने वाले हैं, प्लीज डोंट ट्रीट अस एज बेगर। हम तो देने वाले लोग हैं, कहीं भी तकलीफ आई तो कच्छ देता ही है, देता ही है और देता रहेगा। आप मेहरबानी करके हमको कुछ दे न दे, लेकिन बेगर मत समझिए। मैंने लेटर लिखा था उस टाइम। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई को बेगर की तरह ट्रीट करे। महेश भाई, एक चीज़ और भी है, अब न्याय की बात करें, जो कच्छ को पानी मिलना चाहिए था उसमें से ज़्यादातर पानी सौराष्ट्र में चला गया, वो पूरी क्या बात है, वो आप क्लियर कर पाएँ? ऐसा है कि पानी में जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पीछे जो मॉनसून का जो 3 मिलियन एकड़ फुट पानी है, जो ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, का पानी, हाँ, वो पानी में ऐसा पीछे ऐसा निर्णय लिया
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चिमन भाई आई थिंक, जी कि ये 3 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो कच्छ में दे दो और कच्छ में स्टोर कर दो। वो निर्णय लेने के बाद ऑफिसरों को ऐसा असेसमेंट करने के लिए भेजा गया कि 3 मिलियन एकड़ फीट पानी देंगे तो कहाँ वो स्टोर कहाँ होगा। तो कच्छ में तो ऐसी बहुत जगह है जहाँ स्टोर हो सकता है। बन्नी है, पश्चिम में बन्नी है, रण है, हम लोग कर सकते हैं। वो उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुका था, फिर भी उन लोगों ने ऑफिसरों के पास ऐसा लिखवाया कि 3 मिलियन एकड़ फुट पानी रखने के लिए कच्छ में कोई जगह है नहीं। दर्शक मित्रों, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि गुजरात का 32% भूभाग जहाँ पर है, वहाँ पर अगर 3 मिलियन एकड़ फीट पानी संग्रह करने की क्षमता नहीं है तो दूसरे जिलों में तो मैं नहीं मानता हो सकती। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो 3 मिलियन एकड़ फीट पानी जो मिलना चाहिए था वो दरिया में जा रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन कच्छ को नहीं दिया जा रहा है। यही बात थोड़ी मैं पीछे इन लोगों ने क्या किया कि ऐसा जो ऑफिसर डिसाइडिंग करने वाला था उन लोगों ने रिपोर्ट कर दिया कि यहाँ इतना पानी रह नहीं पाएगा कच्छ में, तो फिर ऐसा निर्णय उसको लेना ही था, इसलिए तो सब ये किया था। तो 1 मिलियन उत्तर गुजरात को दो, 1 मिलियन सौराष्ट्र को दो, 1 मिलियन कच्छ को दो। हुआ। पीछे क्या किया, नरेंद्र भाई चीफ मिनिस्टर थे और उन लोगों ने निर्णय पहले क्या किया, पहले उत्तर प्रदेश को, उत्तर गुजरात को दे दो। जी मैं तो गुजराती में बोलता हूँ, हाथ में तना मोटा माँ मतलब जो हाथ में होगा उसी के मुंह में जाएगा, उसके मुंह में जाएगा। तो पहले उत्तर गुजरात को दे दिया, पीछे सौराष्ट्र को दिया, अभी रहा कच्छ बाकी। अभी ऑफिसर लोग ये बोलते हैं कि इतना पानी 1 मिलियन एकड़ फुट पानी बचता ही नहीं है, तो ये कैनालें करके क्या करे। इसलिए जो कैनाल है जो उसको करने की है वो अभी भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। उसके कैनाल बनाने के लिए कागजों पे 300 400 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि वहाँ पर खर्च हुआ दिखता ही नहीं। महेश भाई, यह भी एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। नर्मदा के कैनाल जो बनी है वो बहुत ही हल्की गुणवत्ता की बनी हुई है, कई कंप्लेनें भी हुई हैं, बावजूद इसके सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। ऐसा आपका क्या मानना है? देखो, सौराष्ट्र का सब डैम भर जाता है जी, उत्तर गुजरात का भर जाता है, कैनालें टूटती कहाँ है? नेचुरली कच्छ की टूटती है। कच्छ में एंटर होने की आगे और पीछे वहाँ ही टूटती है। तो ये सब ऐसा दिखाई देता है कि कच्छ को पानी देना नहीं है। यह भी महेश भाई आप संभावना देख रहे हैं कि वो कैनाल टूटे, वहाँ का पानी बंद किया जाए कुछ दिनों तक, वो पानी वहाँ डाइवर्ट हो जाए। हाँ, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि कच्छ में जो पानी आ रहा है उसकी अगर कैनाल टूटे, 20 दिन वो रिपेयरिंग में जाए, तक 20 दिन वह पानी दूसरे जिलों को काम आए। ये भी हो सकता है। देखो, अभी किसान संघ वाले चला कितना टाइम से किसान संघ वाले कर रहे हैं कि भाई ये टप्पर में से जो लाइन सतह पर आने वाली है वो टेंडर निकलता है, बंद हो जाता है, टेंडर निकलता है, रिजेक्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? वो काम खत्म हो जाएगा तो पानी देना पड़ेगा, काम नहीं करना है। मतलब यही महेश भाई सोचा जाए कि कागजों पर अधूरा से छोड़ के टाल मटोल करके पानी कच्छ को ना मिले। क्या महेश भाई इसका समाधान हो सकता है? देखिए, कागजों पर ही अगर ये होता तो पानी कच्छ को मिल चुका होता, तो इसका समाधान क्या ढूंढा जाए? आप क्योंकि इस मुद्दे से जुड़े हैं तो आप हमारा और लोगों का मार्गदर्शन करें कि कैसे कच्छ के लोग न्याय ले पाए। देखो, अब वी आर टू लेट फॉर दैट डिसीजन। ओके। क्योंकि पहले से जो कच्छ की कैनाल बन जाए और निर्णय लेने को आए कि भाई पहले एंड पॉइंट से पानी शुरू करो जी, वो तो हुआ नहीं और अभी तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पानी चालू हो चुका है। अभी तो पानी चालू हो सकता है, हो चुका है। और आप देखो, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के डैम छोटे मोटे जो है वो भर जाते, कच्छ में नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता। एक टप्पर डैम में गर्मियों के सीजन वो टप्पर तो क्या गांधीधाम की नेसेसिटी के लिए हुआ,
और टप्पर में से जो दूसरी कैनाल जो 1 मिलियन एकड़ फुट पानी टप्पर में डाल देने का है, वो 7 कैनाल की डिजाइन है, उसका टेक्निकल रिपोर्ट है, लेकिन अभी काम नहीं होता है। महेश भाई, तो ट्रिब्यूनल में कच्छ के फोटोग्राफ्स रख के 11% से 35% गुजरात पानी ले आया, लेकिन अंत में कच्छ को तो कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबडी, लेकिन कच्छ में से ज़्यादा कोई बोलने की भी नहीं करता है। ये किसान संघ वाले अभी जागृत है, वो दूसरे तीसरे दिन पेपर में आता ही है। आंदोलन भी करते हैं, और आखिर तो किसान करेगा तो ही होगा, अभी पॉलिटिशियन से नहीं होगा। महेश भाई, यह भी हमारे यहाँ धारणा है कि कच्छ के पॉलिटिशियन हैं, उनका कच्छ के बाहर कुछ उपजता नहीं है। क्या यह पॉलिटिकल दबाव से होगा या आंदोलनों से होगा? ये ऐसा है कि मुझको एक रिस्पॉन्सिबल आदमी ने आज से 4 साल पहले बोला था जी, प्रोबेबली ताराचंद जी, ही वॉज एक्टिव पर्सन। ताराचंद भाई ने बोला कि हमको हमारी पार्टी की ओर से बोला जाता है कि ये काम की बातें मत करो, वो डेवलपमेंट का काम हमारा है, हम सोचते हैं और करते हैं। आप जाओ और गाँवों में जाके भाजपा का प्रचार करो, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो बाकी हम करेंगे। हाउ फार इट इज ट्रू आई डोंट नो, लेकिन पार्टी का ऐसा गाइडलाइन था, ऐसा वो बोलते थे जरूर। तो महेश भाई, यह सारी खींचातानी सिर्फ वोट लेने के लिए है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दर्शक मित्रों, यह भी हकीकत है कि जब चुनाव आता है तब बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लोगों के बीच जाया जाता है। पूर्व यहाँ के जो एमएलए हैं, उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि अधः बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। हमने जब उनसे पूछा कि कितना मिलियन एकड़ फीट आएगा पानी, उनके पास जवाब नहीं था। महेश भाई, एक चीज़ यह है कि 220 क्यूमेक्स पानी की बात थी कि कच्छ को मिलेगा, लेकिन एक जगह पंप ही जहाँ पर 78 क्यूमेक्स का लगा है, तो वहाँ से 220 क्यूमेक्स पानी जाएगा कैसे? वैसे तो क्या है, पूरा हमको आधा मिलियन एकड़ फुट पानी अब हमारे शहर में अभी आया है जी। ये आप तो जो एक मिलना चाहिए था। एक मिलना चाहिए था, और वो पंपिंग से चलता है। वही बोलता है ग्रेविटी से नहीं मिला, और पंपों की लिमिट है जी। और पंपों में वो तो पहले ऐसे बोलते थे कि उधर से जो पावर जनरेट होगा उसी उसमें यूज करेंगे, लेकिन पावर इतना तो जनरेट होता नहीं है। नहीं होता है, सही आपको जीईबी में से लेना पड़ेगा, मतलब यह भी उसका खर्च भी बढ़ जाएगा नेचुरली। अगर खर्च बढ़ेगा तो वह पानी किसानों को भी महंगा पड़ेगा, और जो खेती होगी, किसानी होगी, वह भी महंगी होगी। यह सारे मौजूदात थे जिसके ऊपर महेश भाई ने हमसे चर्चा की। हमें मालूम नहीं कि कब इसका कोई समाधान होगा, लेकिन दर्शक मित्रों, जो नर्मदा योजना जो कि कई सालों से एक हाशिए पर पड़ी हुए है, हमने एक प्रयास किया है कि उस योजना से के माध्यम से लोगों को में जानकारी दी जाए और लोग बताएं कि इसका समाधान क्या होगा। महेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शक मित्रों, आप बताइएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दीजिएगा। आपके विस्तार में भी ऐसी कोई समस्या है तो हमें राब्ता करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार, मैं दतेश भावसार, आवाज़ जनता एक्टिव में से।